नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? भाई, दो बहुत तगड़े, दो बहुत करीबी मैचेस हमने देखे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से बड़े एक तरफा से मैच हो रहे थे, तो मजा नहीं आ रहा था। कल रात जो दो मैचेस आप सबने देखे, उसे देख के लगा कि हाँ, इसको कहते हैं कबड्डी। उनकी बात करूंगा। आज जो आने वाले दो मैचेस हैं उनकी बात करूंगा। सवाल जो मैंने पूछा था उसका जवाब दूंगा, नया सवाल भी पूछूंगा और फिर सुनाऊंगा एक कहानी बड़े ही कमाल के खिलाड़ी की। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। कल रात जो मैचेस हुए, पहला तो पटना और मुंबई, मतलब मेरी इस शर्ट के कलर का पटना के जीत हार से कोई संबंध ना निकाला जाए। यू मुंबा जीती है 42-40 से, और रात को मैंने थोड़ा खिन्न होकर ट्वीट भी कर दिया था कि पटना जीत सकती थी, उनको जीतना चाहिए था। मुझे कोर्ट पर एक अच्छे मैच्योर कैप्टन की कमी दिखाई दी। 5 मिनट का टाइम बाकी है, 4-5 पॉइंट से आपकी लीड है, क्यों हर रेड को आप ट्राई कर रहे हो? मुंबा के पास 7 डिफेंडर हैं, आपके पास 5 हैं। ये गॉड गिफ्टेड सिचुएशन थी। उनके 7 डिफेंडर में बोनस लेते आइए ना। आपके यहां तो बोनस ऑफ है, आप वहां टच पॉइंट ला रहे हैं, आपके प्लेयर मतलब 5 मिनट बचे हुए थे तो उनके पास 7 खिलाड़ी थे और अंत में आके आप ऑल आउट हो गए। क्यों, किस लिए? गियर नीचा भी करना पड़ता है। बट उधर यू मुंबा की तारीफ है, वेल डन है। पहले हाफ में जैसे अजीत चवन ने 2 सुपर रेड लगा के वापसी करवाई, आखिर में जो अच्छा सॉलिड डिफेंस हुआ वो जफर दानिश का मजबूत एंकल होल्ड, वो बताने के लिए काफी था कि यू मुंबा, इनको अगर आप थोड़ा सा मौका देंगे तो फिर ये झपट्टा मार लेंगे। काफी कुछ सीखने को है इस मैच से दोनों टीमों के लिए। और अजीत चौहान की कुछ दिन पहले किसी ने तारीफ की थी सोशल मीडिया पे कि देखने में असलम इनामदार जैसे लगते हैं, रेड भी लेफ्ट से करते हैं, स्किल भी बहुत है, वैरायटी भी बहुत है। किसने की थी तारीफ? जरा नाम बताइए नीचे उसका। तब तक मैं दूसरे मैच की बात कर लेता हूं जो इससे भी ज्यादा क्लोज था। तमिल तलाइवाज और तेलुगु टाइटंस का 1 पॉइंट से सिर्फ पवन सेरावत की टीम जीती है। पवन सेरावत को आशीष नरवाल का सपोर्ट मिला और वो इस सीजन की एक नई खोज कहे जा सकते हैं। ठीक वैसे जैसे दिवांक, अयान, अजीत चवन पहले मैच से आप ले लीजिए, आशीष यहां से ले लीजिए, सचिन तंवर रियली वेल डन। पर जब से वापसी करनी शुरू की दूसरे हाफ में तमिल तलाइवाज ने, तेलुगु टाइटंस ने, एंड तक वो कैलकुलेटेड खेलते रहे और फिर अंततोगत्वा जीत मिली। मेरा एक फेवरेट टॉपिक जरूर मैं छेड़ूंगा। आखिरी रेड करने विजय मलिक आए थे, 2 पॉइंट की लीड टाइटंस के पास थी, तो तमिल तलाइवास के डिफेंडर क्यों चुपचाप खड़े थे? भाई, उनको 1 पॉइंट देके रफा दफा करो, एक रेड अपने लिए बनाओ। 3 पॉइंट से पीछे हो जाते आप तो 1 पॉइंट से हारो, 3 पॉइंट से हारो, अभी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने लिए एक रेड बना लेते और वो सुपर रेड हो जाती, यू नेवर नो, यू मिस एवरी शॉट दैट यू डू नॉट टेक। कोशिश तो करते। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज जो 2 मैचेस हैं उनकी बात करूंगा। बंगाल वॉरियर्स के सामने दबंग दिल्ली है, हरियाणा के सामने गुजरात है। उससे पहले आपके सामने पॉइंट्स टेबल है। कल की जीत के बाद तेलुगु टाइटंस आ गए हैं नंबर 4 पर, तो आपको बहुत बहुत मुबारक है। यू मुंबा पहुंच गए नंबर 2 पे। अब आज अगर बंगाल वॉरियर्स जीती तो आप 22 पॉइंट लेके प्रभु नंबर 3 पे आ जाएंगे। दबंग दिल्ली को जीत चाहिए, आप 19 पॉइंट लेके फिर जयपुर और यूपी योद्धास की कंपनी में आएंगे। हरियाणा नंबर 9 पे है, जीते तो 21 पॉइंट लेके आप तलाइवाज और तेलुगु टाइटंस की कंपनी में आ जाएंगे, उनके करीब आ जाएंगे। और गुजरात जायंट्स तो बहुत नीचे हैं भाई, अगर जीते तो भी बहुत ज्यादा प्रमोशन आपको नहीं मिलने वाली है। पहले मैच पे आ जाइए, बंगाल बनाम दिल्ली। 5 में से 2 ही मैच जीती है बंगाल की टीम, लेकिन 2 टाई रहे हैं। दिल्ली 7 में से सिर्फ 2 मैच आपने जीते हैं। बंगाल ने पिछले मैच में हरियाणा को हराया था 40-38 2 पॉइंट से। दिल्ली हारी थी पिछला मैच यू मुंबा 36-32 पे। अब कहानियां क्या हैं? नंबर 1, सीजन 7 के फाइनल का तो ये रिपीट है जब बंगाल वॉरियर्स ने दबंग दिल्ली को 39-34 से हराया था। किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो। और वो पहली बार चैंपियन बने थे। नंबर 2, उसी बंगाल की टीम के लेफ्ट कॉर्नर में बहुत मजबूती से खेलते थे रिंकू नरवाल, जो अब दिल्ली के लिए पिछला मैच खेले हैं। स्टोरी नंबर 3, जीवा कुमार, नीलेश शिंदे दोनों टीमों से खेल चुके हैं। जी हां, नीलेश शिंदे भी एक सीजन दिल्ली से खेले हैं। किस किस को पता है? नीचे कमेंट्स में बताओ। आगे चलते हैं, लड़ाइयां कहां होंगी, बैटल्स कहां हैं। नंबर 1, मनिंदर की टक्कर होने वाली है कॉर्नर्स के साथ। एक तो रिंकू नरवाल, उन्हीं के पूर्व टीममेट उनके सामने होंगे, साथ में योगेश जो अच्छा खेल रहे हैं। नंबर 2,
आशु और मयूर कदम, राइट रेडर और राइट कवर की टक्कर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बंगाल के लिए जीत के दो सूत्र हैं। नंबर एक, दिल्ली की सबसे बड़ी मजबूती अभी निकल के आई है सिर्फ आशु मलिक, डिफेंस नरम गरम है। तो मयूर कदम सिर्फ डबल थाई होल्ड पे जाएं, डैश पे ना जाइए, वो बहुत लंबे हैं। डबल थाइस को पकड़िए, फजल डाइव लगाइए, एंकल होल्ड भी करेंगे तो आशु झटका देके निकल जाते हैं। तो टेक्निक कंफर्म होनी चाहिए जिससे आप आशु को आउट करने की ट्राई करें। नंबर दो, मनिंदर राइट कॉर्नर पे दौड़ते हुए रनिंग हैंड टच की कोशिश करें, लेफ्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि वहां से डाइव उन पे लग जाती है कई बार। और नितिन धनकर लेफ्ट कॉर्नर को टारगेट करें, अपनी लंबाई का, अपनी फुर्ती का फायदा उठाएं। हर रेडर अपने अपने स्किल पे, अपनी अपनी मजबूती पे खेले। आगे चलते हैं। दिल्ली के लिए भी दो तीन जीत के सूत्र हैं। नंबर एक, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर अभी नवीन फिट नहीं है तो फिर क्या होगा, आशु के साथ विनय और हिमांशु को खिलाइए। दो लेफ्ट रेडर्स फजल के जोन से दूर रहेंगे, उन्हें थोड़ा परेशान करेंगे। जितना फजल को परेशान कीजिएगा उतना आपको एडवांटेज मिलता है। नंबर दो, धीमा रखिए गेम को, क्योंकि आपको अभी तक 7 में से 2 ही मैचेस में जीत मिली है। बहुत एक्सप्रेस स्पेस पे नहीं खेल सकते, नवीन एक्सप्रेस पहले बाहर हैं। नंबर 3, अगर संभव हो, अगर कहीं मनिंदर और नितिन काबू ना आए तो 5 मैन डिफेंस पे आ जाइए। स्लो गेम, 5 डिफेंस, ताकि उनको बोनस लेने के मौके ना मिलें। ये फूंक फूंक के कदम रखने वाला मैच होगा दिल्ली के लिए। एक्स फैक्टर इस मैच में मेरे लिए बंगाल की तरफ से होंगे फजल अत्रा चली, सामने वाले रेडर्स को ठिकाने लगाने के लिए, और उधर से भी लेफ्ट कॉर्नर ही हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रिंकू नरवाल लेफ्ट कॉर्नर खेलेंगे। मनिंदर और रिंकू की जंग हमें देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं दूसरे मैच पे। हरियाणा स्टीलर्स के सामने गुजरात जायंट्स है भाई। हरियाणा 5 में से 3 मैच जीती है, पिछला हारी थी, उससे पहले लगातार 3 जीती। गुजरात जायंट्स 5 में से 1 ही जीती है, जो पहला मैच था, फिर लगातार 4 हारी है। हरियाणा ने पिछले मैच में, जैसे मैंने बताया, बंगाल से हारे थे 40-38। गुजरात पुनेरी पलटन से 49-30, बहुत बड़ी हार इनको मिली थी। अब हारने की गुंजाइश नहीं है। कहानियां क्या हैं? नंबर एक, ये मनप्रीत सिंह डर्बी है। गुजरात जायंट्स जब अस्तित्व में आए तो पहले 2 सीजन में लगातार मनप्रीत इसी टीम को एज अ कोच फाइनल में लेके गए थे, और अब वो हरियाणा के साथ हैं। नंबर दो, ये 2002 एशियन गेम्स के बैचमेट्स का भी आमना सामना है प्रभु। 2002 का वो लेजेंडरी बैच जिसके कैप्टन थे राम मेहर सिंह और जिस टीम के स्टार रेडर थे मनप्रीत सिंह, अब प्रतिपक्षी कोचेस बनकर आमने सामने हैं। उस बैच में और कौन कौन था? संजीव बालियान थे, बीसी रमेश थे, बीसी सुरेश थे, शमशेर सिंह थे, इत्यादि इत्यादि। स्टोरी नंबर 3, चंद्रन रंजीत और रवि कुमार दोनों टीमों से खेल चुके हैं, आप जानते हैं। आगे चलते हैं, टक्कर कहां होने वाली है। पहली टक्कर तो है रणनीतिक। मनप्रीत और राम मेहर सिंह, दो बहुत शातिर, बहुत जुनूनी, बहुत जज्बाती कोचेज। मुझे लगता है कि मैच से ज्यादा नजरें आपके डगआउट में होनी चाहिए। कोच के एक्सप्रेशन क्या हैं, कोच बात क्या कर रहे हैं। दूसरी टक्कर गुमान और जयदीप, एक लेफ्ट रेडर और एक लेफ्ट कवर, दोनों बढ़िया खेल रहे हैं। जीत के सूत्र हरियाणा के लिए 2 हैं। राहुल सेठपाल भाई आपके राइट कॉर्नर और जयदीप आपके लेफ्ट कवर। आपका कॉम्बिनेशन खेले एडवांस, आगे होके धमकी दीजिए, गुमान को रोकिए, जो अकेले ही रेडर चल रहे हैं। उन्हें रोक लिया तो फिर 68.5% मैच आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, शायद ज्यादा भी आ जाए। दूसरा, शादलू, ताऊ शादलू लेफ्ट कॉर्नर पे जो हैं, जो राइट रेडर आएंगे ना, चाहे एचएस राकेश आए, हाईली स्किल्ड राकेश, या फिर प्रतीक दहिया आए, उन पे अटैक करना आपका जिम्मा है। राइट कवर का सहयोग साथ में ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, गुजरात के लिए क्या जीत के सूत्र हैं। मेरा अभी भी यह मानना है कि मोइन नबी बख्श को यह मैच खिलाइए, लेफ्ट इन पे उनको रखिए, क्योंकि जब विनय तेवतिया आएंगे उनका वो टैकल करने के लिए मोइन नबी बख्श बहुत अच्छे सेकंड मैन डिफेंडर आपको दे सकते हैं, उसका रोल अदा कर सकते हैं। नंबर 2, राकेश और प्रतीक दहिया सेकंड मैन टू कॉर्नर खेलिए, यानी कि ताऊ को, शादलू ताऊ को थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छा है। उन्हें आपका पीछा करने दीजिए, उन्हें गलतियां करने दीजिए, उनके जोन में डायरेक्टली धमकी मत दीजिए। कुछ ज्यादा ही अच्छी फॉर्म में वो चल रहे हैं। एक्स फैक्टर हरियाणा के लिए राहुल सेठपाल राइट कॉर्नर, और गुजरात के लिए एचएस राकेश। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुमान चल रहे हैं, राकेश इस टीम में सबसे सीनियर रेडर हैं,
वो चलेंगे तो सारी टीम को हौसला मिलेगा। अगले विषय पे आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने सवाल पूछा था कि तमिल तलैवास के मौजूदा कोच का सीजन 1 की तेलुगु टाइटंस टीम के साथ क्या रिश्ता है। बहुत प्रभु लोगों ने सही जवाब दिए कमेंट्स में। सीजन 1 में तेलुगु टाइटंस के एक डिफेंडर थे डी गोपू, वो डी चिरलाथन के छोटे भाई हैं। धर्मराज गोपू, धर्मराज चिरलाथन। तो मुबारक चंद्रमौली कन्वी साहब, आप तो खैर प्रकांड पंडित हैं कबड्डी के। अभय, हरपाल, लखविंदर, शुभम, सबको बहुत बहुत मुबारक। और बहुत सारे प्रभु लोग जिनका मैंने नाम नहीं लिया। आप लोगों का कबड्डी का ज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का है, इस बात को मैं भी मानता हूं। अब आज का क्या सवाल है। सीजन 1 में जो बंगाल वॉरियर्स की टीम खेली थी, जो कि आज बंगाल खेल रही है, तो सीजन 1 में जो बंगाल वॉरियर्स की टीम खेली थी उसके कोच कौन थे, जो आप ढूंढ लेंगे। उनका सीजन 1 और 2 की जयपुर पिंक पैंथर्स से क्या रिश्ता था। दो रिश्ते हैं, एक तो मैं बता देता हूं क्योंकि वो कोच साहब भी जयपुर से संबंध रखते हैं। दूसरा रिश्ता, कोच का नाम और जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ उनके क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, क्या क्या घनिष्ठता है, वो नीचे कमेंट में बताइए। और अंत में आपको सुनाऊंगा कहानी। अब चूंकि दबंग दिल्ली खेल रही है, गुजरात भी खेल रही है, एक खिलाड़ी है जो दोनों टीमों से खेला है, जिसे आप कहते हैं द हॉक, रविंदर पहल। उनके करियर के बारे में दो चार बातें आपको बता दूं। अभी 2-3 साल पहले तक रविंदर पहल प्रो कबड्डी के टॉप 5 डिफेंडर्स में आते थे और अपनी पीक पार किए हुए उनको काफी टाइम हो गया। उसके बावजूद वो टॉप 5 में अपनी जगह ढूंढ रहे थे, कभी तो टॉप 3 में भी आते थे। और एक ऐसा सीजन था, शायद सीजन 2 की बात है, जब उनकी टीम दबंग दिल्ली प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंची थी, टॉप 4 में भी नहीं पहुंची थी, और वो टॉप डिफेंडर बने थे। और काशीलिंगढ़ के टॉप रेडर मुझे याद है बने थे। दोनों ब्लैक सूट पहन के मुंबई के स्टेडियम में बैठे हुए थे। रविंदर पहल वो डिफेंडर हैं जो अनऑर्थोडॉक्स डिफेंस करने के लिए, यानी कि गैर परंपरागत डिफेंस करने के लिए विख्यात थे। दिल्ली में मैच हो रहा था तेलुगु टाइटन से, राहुल चौधरी रेड करने आए। अब उन्हें मालूम है कि अगर पैर दिख गए रविंदर पहल को तो वो डाइव लगा के पकड़ लेंगे। तो राहुल ने अपने पैर बचाने के लिए हाथ आगे किए कि मैं हैंड टच करूंगा। रविंदर पहल ने उनका हाथ पकड़ लिया। रिस्ट होल्ड किसी किताब में नहीं आता, कोई कोच नहीं सिखाता। जैसे रिवर्स स्वीप कह लीजिए या पीछे फ्लिक कह लीजिए, कहीं कोचिंग में नहीं आते। वो रिस्ट होल्ड पहली बार रविंदर पहल ने किया था। बीच में एक ऐसा फेज आया जब कुछ महीनों के अंतराल में उन्होंने अपने दादाजी को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, और बड़े इमोशनल इंसान हैं। तो कई बार मेरे से उनसे बात हुई, कई बार और मित्रों ने उनसे बात की, प्रोत्साहित किया। उन्होंने कम बैक भी किया कबड्डी में। फिर फिटनेस के साथ कुछ उनकी दोस्ती अच्छी नहीं रही और शनै शनै करते करते फिर वो प्रो कबड्डी से एक फेज आउट हो गए। लेकिन राइट कॉर्नर में जब भी किसी भी टीम में रविंदर पहल खेलते थे तो वो बहुत ही मजबूत गढ़ माना जाता था डिफेंस के लिए। रेडर वहां आसानी से पॉइंट ले नहीं पाते थे। तो रविंदर पहल, द हॉक, बाज, प्रो कबड्डी और आपके फैंस आपको हमेशा मिस करेंगे। आप मुझे मिस मत कीजिए, मैं कोशिश करूंगा रोज रोज वीडियो लेके आऊं। तो सवाल पूछा है उसका नीचे जवाब दीजिएगा। जल्दी आपसे मिलूंगा। कल जयपुर पिंक पैंथर्स का मैच है, जरूर वीडियो आएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।